स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी। ठीक है। इंसॉल्वेंसी वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, कंपनी अपने बिल्स को मीट ऑफ नहीं कर पा रही, पे ऑफ नहीं कर पा रही, तो हम कहते हैं कि कंपनी ये जो है वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है। तो जब कंपनी जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो तो कंपनी के पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। नंबर वन ऑप्शन ये होता है कि कंपनी लिक्विडेट हो जाए, यानी कि शट डाउन हो जाए। तो फिर हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे कि जो शट डाउन होता है उसका प्रोसीजर क्या है, शट डाउन कंपनी को कैसे आप करते हैं। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हो तो उसे शट डाउन करने की बजाय हम क्या कोई ऐसा दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं कि जिससे हम जो है ना ये चीज की तरफ कोशिश करें कि यार कंपनी जो है वो हमारी रनिंग चल, यानी कि कंपनी हमारी चलती रहे, बंद ना हो। ठीक है। तो इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जब कंपनी जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, तो या तो उसको शट डाउन कर दिया जाता है या फिर वो प्रोसीजर्स कैरी आउट किए जाते हैं जिससे वो कंपनी जो है वो आगे कंटिन्यू कर सके। तो इस चैप्टर में हमने यही दो चीजें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं हम लिक्विडेशन के साथ। ठीक है। अब लिक्विडेशन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है वॉलेंटरी लिक्विडेशन और एक होती है कंपल्सरी लिक्विडेशन। ठीक है। वॉलेंटरी लिक्विडेशन क्या होती है हम पढ़ते हैं। अ वॉलेंटरी लिक्विडेशन अकर्स वेयर द मेंबर्स पास अ रेजोल्यूशन, जहां पर मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स पास अ रेजोल्यूशन टू गो इनटू लिक्विडेशन। द टाइप ऑफ रेजोल्यूशन नीडेड डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। वॉलेंटरी लिक्विडेशन वहां होती है जहां पर शेयर होल्डर्स जो है वो रेजोल्यूशन को पास करते हैं, ठीक है, कि कंपनी को बंद करना है। ठीक है। अब कौन सी रेजोल्यूशन को पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करते हैं यानी कि 50% प्लस वोट्स चाहिए होते हैं, या 75% प्लस वोट्स चाहिए होते हैं यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन। तो हम देखते हैं किस सिचुएशन में कौन सी रेजोल्यूशन होगी। Where a period fixed for the duration of the company expires or an event occurs upon which articles provided that a company should be wound up, an ordinary resolution must be passed। ठीक है। जहां पर जब कंपनी बनी थी और स्टार्ट में उसकी ड्यूरेशन को फिक्स किया गया था कि ये कंपनी जो है ये हम 5 साल के लिए चलाएंगे, 10 साल के लिए चलाएंगे। तो अगर वो 10 साल या 5 साल की ड्यूरेशन आ जाती है, वो पूरी हो जाती है, तो बस कंपनी जो है वो वहां पर आप जब शट डाउन करते हो तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी होती है, यानी कि 50% प्लस वोट चाहिए होते हैं शेयर होल्डर्स के। और दूसरा कि आर्टिकल्स में अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट मेंशन था कि यार फॉर एग्जांपल कंपनी अगर हमारी इतने डॉलर से लॉस मेकिंग होगी, आर्टिकल्स में यानी कि कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, तो हम कंपनी को बंद कर देंगे। ठीक है। यानी कि दो चीजें, जब कंपनी बनी थी वहां पर आपने पहले से ड्यूरेशन सेट की हुई थी कि यार ये 5 साल के लिए कंपनी रन करेगी, अगर वो ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाए या फिर कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात लिखी हो कि यार फॉर एग्जांपल कंपनी का अगर इतने डॉलर से लॉस हो गया तो हम कंपनी को बंद कर देंगे, आर्टिकल्स में से अगर कोई प्रोविजन मौजूद थी, तो अगर वो इवेंट भी अगर हो गया कि कंपनी वाकई उतनी लॉस में चली गई, तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करना है। ठीक है। इसके अलावा जो जो मर्जी कंपनी की वजह हो, इन दो के अलावा फिर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना है। मतलब ये तो चीजें पहले से मेंशन थी ना कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने स्टार्टिंग में डिसाइड की थी। अगर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाता है जिसकी वजह से कंपनी को आपको शट डाउन करना पड़ता है, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर ये दो चीजें हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है, यानी कि 50% प्लस वोट्स की। और अगर उसके अलावा जो कुछ भी वजह है कंपनी को बंद करने की, तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी। ठीक है। वॉलेंटरी लिक्विडेशन दो तरह की होती है, एक होती है मेंबर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन, एक होती है क्रेडिटर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन। ठीक है। इसके देखें नाम का मतलब ये नहीं है कि मेंबर्स का मतलब है कि मेंबर्स लिक्विडेशन चाहते हैं, क्रेडिटर्स का मतलब है कि क्रेडिटर्स लिक्विडेशन चाहते हैं, ऐसा नाम का मतलब नहीं है। मतलब इसके नाम से ये नहीं आपने कॉन्सेप्ट बनाना क्या क्रेडिटर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन का मतलब ये है कि क्रेडिटर्स यानी कि जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है वो चाहते हैं कंपनी बंद हो, नहीं ऐसा नहीं होता। लिक्विडेशन जो वॉलेंट्री होती है वो मेंबर्स ही जो है वो रेजोल्यूशन को पास करते हैं और वही अल्टीमेटली जो है ना सारा कुछ इंस्टिगेट मतलब वही प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, कमेंस करते हैं। ठीक है। चाहे वो मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो या क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो। तो इसका मतलब क्या है फिर, देखिए मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन का मतलब ये है कि जब कंपनी सॉल्वेंट हो और उस वक्त आप उसको बंद कर रहे हो, तो उसको आप बोलते हो मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो एबल टू पे इट्स डेट है, कि कंपनी जो है वो अपने डेट्स को पे कर सकती है, कंपनी इज एबल टू पे इट्स डेट। तो इसको हम बोलते हैं कि यार ये मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन है। ठीक है। तो अगर कंपनी की ये पोजीशन हो कि यार वो सॉल्वेंट हो और वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सकती हो, तो तब अगर आप कंपनी को बंद कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे कि यार ये मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन है। और कंपनी जो है वो जब इनसॉल्वेंट हो, यानी कि वो इस पोजीशन में हो कि वो डेट्स को पे ऑफ कर ही नहीं सकती, ठीक है, तो आप उसको क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन बोलोगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने
कंपनी को शट डाउन करना है, लेकिन आपको मतलब ये नजर आ रहा है कि यार कंपनी के एसेट्स इतने अवेलेबल हैं कि हम जो है वो अपने डेट्स को जो है ना वो मीट ऑफ कर सकते हैं ना, सेल करके उनको बेच के। तो आप बोलोगे मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन है। और आप उस वक्त जब कंपनी को बंद कर रहे हो, जब उसके पास इतनी वो है ही नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ही नहीं कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके, तो आप तब उसको क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन बोलोगे, ठीक है। तो नाम से आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन का मतलब होगा जी जो कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स हैं वो कंपनी को बंद करना चाहते हैं, नहीं। क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन हम तब बोलेंगे जब कंपनी इनसॉल्वेंट है, यानी कि कंपनी की ये पोजीशन है कि वो डेट्स को पे ऑफ कर ही नहीं सकती। और मेंबर्स हम तब बोलेंगे जब कंपनी को आप जब बंद कर रहे हो तो उसके पास इतने एसेट्स सफिशिएंट हों कि वो डेट्स को पे ऑफ कर सकें, ठीक है। तो ये थी हमारी वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब इनके प्रोसेसेस क्या हैं देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं मेंबर्स की और फिर क्रेडिटर्स की, ठीक है। तो वाइंडिंग अप, जब कंपनी को आपने शट डाउन करना होता है तो बेसिकली कौन कमेंस करेगा इसको, कमेंसमेंट जो है यानी कि अप्लाई कौन करता है, स्टार्टिंग कौन करता है, तो वो दोनों सिचुएशंस में चाहे वो मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो या क्रेडिटर्स हो, मेंबर्स करते हैं, ठीक है। यानी कि वो अप्लाई करते हैं कि यार हमने कंपनी को बंद करना है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि वाइंडिंग अप आपने करनी होती है कंपनी की, तो आपको अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन से मुराद या तो ऑर्डिनरी या स्पेशल। अब ऑर्डिनरी किन सिचुएशन में थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल कब होगी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सबसे पहला काम क्या करना है आपने, रेजोल्यूशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। जो रेजोल्यूशन की जो मीटिंग्स होती हैं वो डायरेक्टर कन्वीन करते हैं, ठीक है। आपने बात याद रखनी है, जैसे वो रेजोल्यूशन के लिए अप्लाई करती हो ना तो उसको इंस्टिगेट जो है ना वो डायरेक्टर्स करते हैं, स्टार्ट उसको इनिशिएट डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। मीटिंग्स को अरेंज करते हैं और सारा कुछ। खैर, कमेंसमेंट जो है, जो एप्लीकेशन है वो करता है आपका मेंबर करता है, ठीक है, कि रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। डायरेक्टर्स जो है उसको इंस्टिगेट करता है, यानी कि प्रोसेस को इनिशिएट करता है, मीटिंग को अरेंज करता है। फिर डायरेक्टर जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्योंकि ये मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन है तो आपको पता है कि मेंबर्स कब होती है, जब कंपनी सॉल्वेंट हो, यानी कि कंपनी के पास इतने डेट्स हों कि वो इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स। ये हमने बात चैप्टर 8 में भी डिस्कस की थी। तो अब ये मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी के पास इतने डेट्स होंगे, ठीक है। तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डायरेक्टर्स जो है वो एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी यानी कि सॉल्वेंसी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और जिसमें वो लिखेंगे कि यार कंपनी के इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि कंपनी जो है वो अपने 12 मंथ्स के अंदर अंदर डेट्स को क्लियर ऑफ कर सकती है, ठीक है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है अगर फॉल्स डिक्लेरेशन की गई, अगर गलत सॉल्वेंसी स्टेटमेंट पेश की गई। तो हमने वहां पर भी बात की थी चैप्टर 8 में कि जो डायरेक्टर्स होंगे उनको जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी हो सकती है और दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा कि मेंबर्स जो हैं यानी कि शेयर होल्डर्स जो है वो एक इनसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। लिक्विडेटर एक बंदा होता है जिसका काम होता है कंपनी का शटिंग डाउन प्रोसीजर को कैरी करना। इनसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर होता है यानी कि कंपनी को शट डाउन करने का उसका एक्सपीरियंस होता है, वो वही काम करता है। उस बंदे को आप लिक्विडेटर बोलते हो, ठीक है। तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, शेयर होल्डर्स एक बंदे को अपॉइंट करेंगे जिसका काम होगा कंपनी को शट डाउन करना। लिक्विडेटर जो है उसके तीन काम होते हैं, ठीक है। नंबर 1 काम होता है उसका कि बिजनेस को शट डाउन करना, सीज करना। जो कंपनी है उसके बिजनेस को सीज करना यानी कि ट्रेड शेयर सब कुछ सीज होगा। दूसरा उसका काम होगा एसेट्स को डिस्पोज करना, ठीक है, बेचना सारे एसेट्स को कंपनी के, डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स, कंपनी के सारे एसेट्स को बेचना। और तीसरा जो उसका काम होगा वो होगा बेच के फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। वो फंड्स किस सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले किसको मिलेंगे, अभी हम वो आगे जाके इस चैप्टर में वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लिक्विडेटर की। तो खैर, कंपनी जो है वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है, मेंबर्स करते हैं, ठीक है। फिर लिक्विडेटर ये तीन काम करता है। ये तीन काम करके रिपोर्ट अपनी फाइनलाइज करके मतलब ये तीन काम करता है, रिपोर्ट प्रॉपर बनाता है कि ये मैंने काम किए, एसेट्स ये थे, फंड्स को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। और वो रिपोर्ट जो है ना एक वन लास्ट टाइम कंपनी की फाइनल मीटिंग होती है उसमें पेश करता है, यानी कि जो भी उसने प्रोसीजर कैरी आउट किया होता है ना उसकी रिपोर्ट जो है वो एक दफा लास्ट टाइम जाके मेंबर्स को यानी कि शेयर होल्डर्स को बताता है, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ यही जो रिपोर्ट है बेसिकली ये वो देता है रजिस्ट्रार को, ठीक है। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करता है कि यार वन लास्ट टाइम कंपनी की फाइनल मीटिंग होगी है, उसमें मैंने ये रिपोर्ट पेश कर दी है, जो भी मैंने प्रोसीजर कैरी आउट किया शटिंग डाउन का, और उसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भी दे देता है। रजिस्ट्रार जो है वो रिपोर्ट देखता है और कंपनी को जो है विद इन 3 मंथ्स डिसॉल्व कर देता है। कंपनी जो है वो 3 मंथ्स लेटर शट डाउन हो जाती है। तो ये प्रोसीजर है आपके
मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन का। मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन का तब होती है जब कंपनी सॉल्वेंट हो, यानी कि कंपनी के पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके। ठीक है। कमेंसमेंट दोनों सूरत हाल में जो है वो वे शेयर होल्डर्स ही करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन की। ठीक है। फिर डायरेक्टर जो है वो मीटिंग अरेंज करते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को इनिशिएट डायरेक्टर्स करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, डायरेक्टर्स फिर सॉल्वेंसी स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं। फिर शेयर होल्डर्स जो है एक बंदे को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी को शट डाउन करता है। उस बंदे के तीन काम होते हैं: बिजनेस को सीज करना, एसेट्स को बेचना और फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। उस बंदे को लिक्विडेटर बोलते हैं। लिक्विडेटर ये काम प्रोसीजर कैरिड आउट करके एक फाइनल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करता है रिपोर्ट की फॉर्म में। फिर वो रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को भी भेजता है, उसको बताता है कि यार मैंने कंपनी को का सारा शटिंग डाउन प्रोसीजर कैरी आउट कर लिया है, फाइनल मीटिंग भी अरेंज हो गई है। और रिपोर्ट की कॉपी रजिस्ट्रार को भेजता है, रजिस्ट्रार वो कॉपी देखता है, उसको कॉपी को रिकॉर्ड्स में एंटर करता है, रजिस्टर करता है और कंपनी को 3 महीने बाद बंद कर देता है। ठीक है। इसके बाद है क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। अब क्रेडिटर्स वॉलेंटरी वाइंडिंग अप तब होती थी जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती थी, यानी कि कंपनी के पास इतने डेट्स अवेलेबल नहीं है कि सॉरी कंपनी के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके। ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? नंबर वन, वही कमेंसमेंट शेयर होल्डर्स ही करते हैं प्रॉपरली, कोई मतलब अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन पास होती है। ऑर्डिनरी कब होगी? जब वही दो रीजन जो मैंने आपको बताए थे कि अगर तो कंपनी की ड्यूरेशन एक्सपायर्ड हो जाए या कोई आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज मेंशन हो कि ये चीज होगी तो हमने कंपनी को शट डाउन करना है। ठीक है। और उसके बाद इसके अलावा जो भी रीजन होगी उस वक्त हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। तो खैर जो भी रेजोल्यूशन वैलिड होगी वो पास होगी। ठीक है। देखिए एक चीज आपने याद रखनी है कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में पहले रेजोल्यूशन तो वहां से आपने डिसाइड करना है। आगे क्रेडिटर्स और मेंबर्स का डिफरेंस कहाँ से आता है कि जब आप शट डाउन कर रहे हो तो कंपनी अगर सॉल्वेंट हो तो आप वाइंडिंग अप को मेंबर्स बोलोगे, और अगर कंपनी इनसॉल्वेंट हो तो आप क्रेडिटर्स बोलोगे। ठीक है। खैर पहला स्टेप ये हो गया। फिर वही डायरेक्टर जो है बेसिकली, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मेंबर्स जो है वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। हमने पढ़ा था मेंबर्स लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कंपनी तो इनसॉल्वेंट है, यानी कि कंपनी के पास इतने डेट्स नहीं है कि वो इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सकें। तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंसी स्टेटमेंट की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस ही होगा। डायरेक्टर्स क्या करेंगे कि क्रेडिटर्स को नोटिस पेश करेंगे, नोटिस भेजेंगे। ठीक है। और उन्हें बताएंगे कि यार हमने लिक्विडेटर को अपॉइंट करना है। ठीक है। और डायरेक्टर्स जो है क्रेडिटर्स को कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी भेजेंगे। ठीक है। 7 वर्किंग डेज के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स का मतलब ये होता है कि जहां पर स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अफेयर में लिखा होता है डिटेल्ड एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी की। ठीक है। डिटेल्स समरी ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, उसके ये एसेट्स थे, उसकी ये लाइबिलिटीज हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखी होती हैं। तो क्रेडिटर्स में ये होगा कि शेयर होल्डर्स जिस तरह वहां पर भी लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, यहीं पर लिक्विडेटर को मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर कॉन्सेंट होगा, क्रेडिटर का भी कॉन्सेंट होगा। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि अब क्रेडिटर्स को तो कंपनी के सूरत ऐसी है कि वो डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकती, तो फिर जाहिर सी बात है जो लोन प्रोवाइडर्स हैं उनको तो डैमेज हो सकता है ना, वो उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार ये जो लिक्विडेटर हायर करें तो शायद हमें वो उतना फेयरली जो है ना हमारे साथ डीलिंग ना करे, हमें नुकसान हो। तो इसमें ये होता है कि शेयर होल्डर्स लिक्विडेटर को अपॉइंट तो करते हैं। ठीक है। लेकिन खुद से नहीं करते, कॉन्सेंट चाहिए होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये होगा कि डायरेक्टर्स जो है वो नोटिस क्रेडिटर्स को भेजेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स डिलीवर अ नोटिस टू द क्रेडिटर्स सीकिंग देयर डिसीजन ऑन द लिक्विडेटर, मैंने उनसे भी पूछेंगे कि लिक्विडेटर क्या इसको हायर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और साथ साथ डायरेक्टर्स जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी भेजेंगे क्रेडिटर्स को। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स जो है अब क्या करेंगे, मतलब मेंबर्स ने एक बंदे को अपॉइंट किया, लिक्विडेटर को नोटिस भेजा, डायरेक्टर्स ने क्रेडिटर्स को किया हमने ये लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है। ठीक है। और साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी भेज दी क्रेडिटर्स को कंपनी के। अब क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं? क्रेडिटर्स के पास एक ऑप्शन ये होगी कि वो क्या करेंगे, या तो उसको अप्रूव करेंगे कि यार ठीक है आपने जो बंदा अपॉइंट किया है वी आर हैप्पी, बस पहली चीज तो ये। ठीक है। वर्चुअल मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और डीम्ड कॉन्सेंट प्रोसेस यानी कि सारों के अप्रूवल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। पहला तो ये हो गया। अंडर दिस प्रोसेस अप्रूवल्स इज डीम्ड अनलेस 10% ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी रेज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज्ड लिक्विडेटर। हाँ अब यहाँ पर ये एक इसमें यहाँ पर पॉइंट ये है कि देखें अप्रूवल हो गया नंबर वन के, सारों ने कहा ठीक है लिक्विडेटर जो मेंबर्स ने हायर किया है वेल एंड गुड वी आर हैप्पी। ठीक है।
या तो ये अप्रूवल वो वर्चुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, मतलब उनका फिजिकली होना जरूरी नहीं है। और दूसरी चीज होती है डीम कंसेंट प्रोसेस। उसका मतलब ये होता है कि अगर 10 में से 9 लोग एग्रीड है ना, या 90% क्रेडिटर्स कंपनी के एग्रीड हैं कि ठीक है, तो हम ये डीम करेंगे। डीम का मतलब हम ये एज्यूम करेंगे कि कॉन्सेंट है। लेकिन ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि 90% प्लस होने चाहिए, यानी कि 90% प्लस लोग एग्री हो इस चीज से, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि अंडर दिस प्रोसेस, डीम कंसेंट प्रोसेस के थ्रू अप्रूवल जो है हम वो एज्यूम करेंगे कि हो गया, अनलेस अनलेस 10% क्रेडिटर्स कंपनी के ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, यार ये लिक्विडेटर ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर 20 क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के 20 लोग हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है। अब अगर 20 में से डीम कॉन्सेंट प्रोसेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल 20 का 90% कितना होगा, 20 का 90% जो है आपका होगा 18, ठीक है, 18 होता है, ठीक है। अब 18 लोग, 19 लोग, यानी कि 90% प्लस 19 लोगों ने कह दिया कि ठीक है लिक्विडेटर हमें कोई मसला नहीं है। तो एक बंदा बेशक उस पर ऑब्जेक्शन करे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो बंदे हो, यानी कि 10% हो, 10% अगर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो फिर जो है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको लिक्विडेटर को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। आगे उसने लिखा हुआ है कि द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स में अपॉइंट अप टू 5% टू सर्व ऑन लिक्विडेशन कमेटी। कि जो लिक्विडेशन कमेटी है ना, वो उसमें 5 बंदे जो हैं वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स मिल के बनाते हैं। अभी इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया कि मेंबर्स अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर को। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि लिक्विडेशन कमेटी बनाई, एक एक कमेटी लोगों की बनाई, 5% जो है ना वो 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 होते हैं। 5 लोगों की कमेटी बनाई, अब उसमें से जो एक लिक्विडेटर होगा ना, वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसकी कॉन्सेंट के साथ, क्रेडिटर्स की कॉन्सेंट के साथ। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, क्रेडिटर की कॉन्सेंट जरूरी है। अगर क्रेडिटर उस लिक्विडेटर से खुश नहीं है, तो वो लिक्विडेटर को चेंज कर सकता है। हमने यही तो पढ़ा है ना कि 10% यानी कि 10% अगर ऑफ क्रेडिटर्स हैप्पी नहीं है, तो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस उनकी उनकी जो सजेशन है उसको अहमियत दी जाएगी, इन शॉर्ट। उसके बाद ये प्रोसेस हो गया, लिक्विडेशन कमेटी होगी, लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया। अगर पार्टी खुश है, क्रेडिटर्स खुश खुश है लिक्विडेटर से, तो बस वेल एंड गुड है। अगर नहीं खुश, तो वो चेंज करके अपना लगा लेंगे, उनका नॉमिनी वो आ जाएगा, ठीक है। खैर जो भी लिक्विडेटर बन गया, तो वो फिर वही 3 काम करेगा, ठीक है। लिक्विडेटर के वही 3 काम होते हैं: बिजनेस को बंद करना, एसेट्स को बेचना और फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये उसी के वही काम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वही फाइनल रिपोर्ट्स यहाँ पर मेंबर्स और क्रेडिटर्स दोनों को पेश करेगा। वहां पर सिर्फ जो है फाइनल रिपोर्ट और मीटिंग जो होती थी, वो किसके हवाले से होती थी, वो होती थी सिर्फ मेंबर्स को दी जाती थी, ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन में मेंबर्स को इसलिए दी जाती थी क्योंकि क्रेडिटर्स को कोई नुकसान नहीं था ना, कंपनी सॉल्वेंट थी, क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिल रहा था, तो उनको कोई मसला नहीं था। लेकिन क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में उनको पता है कि कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है और सारा पैसा तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए उनको भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं कि फेयर प्रोसेस हो, मतलब वो ये फील करें चीज कि यार हमें चलो पैसा अगर कम भी मिला है, तो लेकिन एक प्रॉपर वे से फेयरनेस के थ्रू मिला है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स में ये है कि जो फाइनल रिपोर्ट है लिक्विडेटर, वो मेंबर्स को भी देगा, शेयर होल्डर्स को भी, और कंपनी के लोन प्रोवाइडर्स को भी देगा। और उसी तरह वो रजिस्ट्रार को भी रिपोर्ट भेजेगा, ठीक है, उसकी रिपोर्ट की कॉपी। और रजिस्ट्रार जो है उस रिपोर्ट को रजिस्टर करेगा और कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने तक उस कंपनी को शट डाउन कर देगा, ठीक है। तो ये क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग का प्रोसीजर है। उसके बाद आप मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन को क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इफ द लिक्विडेटर डिस्कवर्स दैट द कंपनीज डेट विल नॉट बी पेड इन फुल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, ही मस्ट कन्वर्ट द मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन इनटू क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन। दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन को स्टार्ट किया, कमेंसमेंट की। सॉल्वेंसी स्टेटमेंट में आपको इस सेकंड स्टेप में पता चला कि कंपनी के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि वो डेट्स को पे ऑफ कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप तो ये मेंबर्स रही नहीं, क्योंकि कंपनी इनसॉल्वेंट फिर डिक्लेयर हो जाएगी। और जब कंपनी इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगी, तो उसका मतलब है वो अब क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो उसने यही लिखा हुआ है। तो ये तो होगी वॉलेंट्री लिक्विडेशन, जहां पर मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स खुद वॉलेंटरली कंपनी को शट डाउन करते हैं। अब आ जाती है कंपल्सरी, जहां पर आपको हर सूरत में बंद करना पड़ता है, ठीक है, कंपनी को। कंपल्सरी वाइंडिंग अप कब कमेंस होती है? जहां पर एक पिटीशन जो है, पिटीशन का मतलब होता है कोई रिक्वेस्ट, कोई भी पार्टी जो है वो वाइंडिंग अप ऑर्डर की रिक्वेस्ट कोर्ट में प्रेजेंट करती है कि यार कंपनी को वाइंड अप किया जाए। तो
इसको आप कंपल्सरी वाइंडिंग अप बोलती हो, ठीक है, कंपल्सरी लिक्विडेशन बोलती हो। अब क्या रीजंस हो सकती हैं, ठीक है, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कंपनी को शट डाउन करने के जिसकी वजह से पिटीशन फाइल की गई है, ठीक है। तो उसके ये रीजंस हैं। द कंपनी हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करती है कि यार शट डाउन कर देना चाहिए कंपनी को, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कंपलसरी लिक्विडेशन, ठीक है। तो कंपनी ने जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की कि इसको शट डाउन हो जाना चाहिए। सेकंड है, अ पब्लिक कंपनी हैज नॉट बीन इशूड विद अ ट्रेडिंग सर्टिफिकेट विद इन अ ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चैप्टर 7 में आपको हमने ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के बारे में बात की थी कि अगर ट्रेडिंग सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर नहीं मिलता तो कंपनी के लिए, कंपनी फिर क्या हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, ठीक है, कंपनी को शट डाउन करना पड़ जाता है। तो ये ग्राउंड्स फॉर द वाइंडिंग अप है कि अगर आपको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर नहीं मिला कंपनी की रजिस्ट्रेशन के, इनकॉर्पोरेशन के, तो कंपनी खुद बहुत शट डाउन हो जाएगी, यानी कि कंपलसरी है, आपको बंद करना पड़ेगा। कंपनी ने जो है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया या 1 साल तक उसके बिजनेस सस्पेंड रहा, मतलब कंपनी ने इनकॉर्पोरेट हुई और 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने कोई काम नहीं किया, कोई ट्रेडिंग नहीं की, तो तब भी कंपनी को बंद कर दिया जाता है। या फॉर एग्जांपल कंपनी ने 4 साल काम किया, फिर 1 साल बीच में वो सस्पेंड सस्पेंड रही, बिजनेस कोई उसने किया ही नहीं, कोई उसने कारोबार नहीं किया, तो तब भी कंपनी को कंपल्सरी लिक्विडेट कर दिया जाता है, यानी कि शट डाउन कर दिया जाता है। लाजमी है बंद करना कंपनी को। उसके बाद है द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट। कंपनी जो है वो अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकती, यानी कि कंपनी जो है उसकी ये सिचुएशन नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके, फाइनेंशियल डिफिकल्टी में वो है, तो कोर्ट जो है वो उसको बंद कर देती है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में आपने याद रखना है कोर्ट ये काम करती है, ठीक है। अब क्या उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि कब आप कहती हो कि यार कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकती ना, कोई क्राइटेरिया होता है, तो वो आगे लिखा हुआ है कि कंपनी इज डीम्ड, कंपनी को हम ये एज्यूम करते हैं कि वो डेट्स पे ऑफ नहीं कर सकती जब एक लोन प्रोवाइडर जिसके एटलीस्ट कंपनी ने 750 पाउंड देने हो, वो कंपनी को रिटर्न में लिखे कि यार मुझे मेरे 750 पाउंड दो, और कंपनी उसको वो 3 हफ्तों के अंदर पैसे ना दे सके, तो हम एज्यूम करेंगे कि कंपनी क्या है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है, यानी कि कंपनी अपने डेट्स को पे नहीं कर सकती। तो ये उसने क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो तब कंपनी को लाजमी तौर पर कंपल्सरी लिक्विडेट कर दिया जाता है। A dissatisfied member may petition the court for the company to be wound up on just and equitable ground. However, the court will not make an order under the ground if some other more reasonable remedy is available. एक कंपनी का शेयर होल्डर जो है, ये शेयर होल्डर्स एक से ज्यादा वो डिससेटिस्फाइड है, तो वो भी कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं कि यार कंपनी को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उनके पास जो लॉजिक होनी चाहिए वो जस्ट और इक्विटेबल होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि मतलब कोई से भी एक दो बंदा जिस वो आके कह देगा जी कंपनी को बंद कर दें, ऐसा नहीं। कोर्ट जाहिर सी बात है देखेगी ना कि क्या उनकी लॉजिक है, क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि उसको शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ भी यही है कि कोर्ट जो है ना, मतलब एक बंदा डिससेटिस्फाइड है, वो आके कोर्ट को कहता है कि कंपनी को बंद करो, तो कोर्ट नहीं बंद करेगी, वो वेल वजूहात देखेगी, फिर वो ये देखेगी कि यार इसकी जो डिससेटिस्फेक्शन है वो क्या किसी और तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो अगर सॉल्व हो सकती है तो कोर्ट वैसे करेगी, ठीक है। तो अगर कंपनी को एक डिससेटिस्फाइड मेंबर ने बंद करना है तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए कि यार कंपनी में ये प्रॉब्लम्स है, तो कंपनी को बंद होना चाहिए। तो ये ग्राउंड्स हैं कंपनी को कंपल्सरी लिक्विडेट करने के। पिटिशनर जो है वो कंपनी खुद भी हो सकती है, ठीक है, कंपनी इटसेल्फ भी पिटिशनर हो सकती है। ऑफिशियल रिसीवर भी पिटिशनर हो सकता है। ऑफिशियल रिसीवर जो है वो एक बंदा होता है बेसिकली, जिसके पास पिटीशन जाती है, या जिसको कोर्ट कहती है कि तुम जाओ कंपनी देखें। ऑफिशियल रिसीवर कब आता है, जब कंपनी खुद, जब आप पिटीशन फाइल कर रही है ना, यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू के शट डाउन होनी ही चाहिए कंपनी, तो वो कंपल्सरी लिक्विडेशन हो जाएगी, कंपनी ने पिटीशन फाइल की। ऑफिशियल रिसीवर कब आएगा, जब शेयर होल्डर्स के दरमियान डेड लॉक आ जाए, यानी कि वो आपस में सेटिस्फाइड ना हो, तो फिर ये होता है कि कोर्ट जो है ना अपना बंदा भेजती है, जिसको आप बोलते हो ऑफिशियल रिसीवर। वो जाके सिचुएशन देखेगा कंपनी की, ठीक है, और फिर वो डिसाइड करेगा कि यार क्या कंपनी को बंद होना चाहिए, नहीं तो वो बंदा भी पिटीशन को फाइल कर सकता है, कोर्ट उस बंदे को भेजेगी, और वो बंदा आके कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा कि यार मैंने कंपनी को चेक किया है, तो कंपनी को लिक्विडेट होना चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी लिक्विडेशन। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी, ये वर्ड आपने बहुत दफा पूरे लॉ के हमने जो कोर्स पढ़ा है उसमें सुना होगा, चैप्टर 4 में भी था। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट होता है जो इस चीज को देखता है क्या जो इंडस्ट्रीज बनी है, जो कंपनीज बनी है, बेसिकली उसमें लोग जो प्रॉपर वे से चल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट्स मिल रही हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, इकोनॉमी में हेल्प कर रही है, ठीक है, लोगों को फैसिलिटेशन हो रही है कंपनी से, ठीक है, तो ये लोग भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर ये फील करें कि यार कंपनी जो है वो लोगों को रिडेंडेंट कर रही है, एम्प्लॉय शॉर्टेजेस हैं, हायरिंग वैसे नहीं हो रही जितना हम चाह रहे थे, इतना ज्यादा उसने एरिया कवर किया हुआ है,
और बेनिफिट बेनिफिट कम है, लोगों को इससे नुकसान पहुंच रहा है, तो उस सिचुएशन में भी वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं ये डिपार्टमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी भी पिटीशन फाइल कर सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी वो बंदा होता है जो लायबल होता है कंपनी के जब कंपनी को शट डाउन करना हो तो उसमें एसेट को कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक बंदे को 10 लाख रुपए दिए हुए, तो वो कंट्रीब्यूटरी है कंपनी का, ठीक है। तो वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है। और वो क्रेडिटर जो एटलीस्ट 750 पाउंड्स ओ करता हो, वो भी पिटीशन को फाइल कर सकता है, ठीक है। ये लोग वो लोग हैं जो पिटीशन को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पिटीशन को फाइल आप करेंगे, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी ना कि क्या कंपनी को बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये बहरहाल वो लोग हैं जो पिटीशन को फाइल करते हैं। उसके बाद जब पिटीशन फाइल हो जाती है और जब कंपनी को वाइंड अप करना होता है, तो ये इफेक्ट्स होते हैं उसके। यानी कि अब आपने प्रॉपरली वाइंडिंग अप स्टार्ट करनी है, कंपल्सरी लिक्विडेशन स्टार्ट करनी है, तो क्या इफेक्ट्स होंगे उसके। तो नंबर वन, द लिक्विडेशन इज डीम्ड टू हैव स्टार्टेड व्हेन द पिटीशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड। हम ये एज्यूम करते हैं कि लिक्विडेशन उसी डेट को स्टार्ट होगी जब पिटीशन जो है आपने प्रेजेंट की थी कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद जितने भी रिकवरी ऑफ डेट्स अगेंस्ट द कंपनी एक्शंस होते हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है। यानी कि जो लोग भी कंपनी से डेट्स मांग रहे थे या चेज अप कर रहे थे डेट्स, तो वक्ती तौर पर सबको कहा जाता है कि आप अभी स्टॉप कर दें, डेट्स रिकवरी ऑप्शन को स्टॉप कर दें, ठीक है। फ्लोटिंग चार्जेस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। आपको याद होगा कि हमने फ्लोटिंग चार्जेस में पढ़ा था कि जब कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है, वाइंडिंग अप की तरफ जाती है, तो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होकर फिक्स चार्ज बन जाता है। फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। कंपनी के अगेंस्ट जो भी वक्ती लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वक्ती तौर पर स्टॉप कर दी जाती हैं, ठीक है। यानी कि स्टॉप कर दिया जाता है सारी प्रोसीडिंग्स को। सारे जो लोग जिन्होंने कंपनी से पैसे मांग रहे होते हैं उनको भी कहा जाता है कि आप 2 मिनट सब्र कर दें, यानी कि रिकवरी ऑफ डेट्स अगेंस्ट कंपनी उनको रोक दिया जाता है। फिर कंपनी जो है अपने बिजनेस भी बंद कर देती है। हाँ, लेकिन वो काम जो कि इनकम्प्लीट है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अब एक जो सर्टेन इन्वेंट्री है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कोर्ट कहती है चलो ये जो इन्वेंट्री है ना इसको मुकम्मल कर लो, ठीक है। उसके अलावा जो बिजनेसेस होते हैं वो कैरी सीज हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ियां बनाने की कंपनी है, तो अब आपने गाड़ियां बेचना बंद कर देनी है। कंपनी जब शट डाउन की तरफ जाती है तो कोर्ट कहती है आपने बिजनेस स्टॉप कर देना, कोई गाड़ियां आप नहीं बेचेंगे। और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में गाड़ियां कुछ ना मुकम्मल थी उनको मुकम्मल कर लें, वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीजों को मुकम्मल कर लें, उनको बेचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स की पावर वहां पर सीज हो जाती है, ठीक है। डायरेक्टर्स होते ऑफिस में ही है, ऑफिस को होल्ड करते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई पावर नहीं होती, ठीक है। इम्प्लॉयज जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिडंडेंट उनको करार दिया जाता है कंपनी में जो इम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन जो लिक्विडेटर होता है, यानी कि वही बंदा जो कि जिसका काम है कंपनी को शट डाउन करना, वो कुछ बंदों को री एम्प्लॉय कर सकता है। क्यों? ताकि वो बंदे उसको हेल्प कर सकें शटिंग डाउन प्रोसीजर को कैरी करने में, ठीक है। सब्सिक्वेंट क्या प्रोसीजर्स हैं देख लेते हैं। जब वाइंडिंग अप ऑर्डर बनता है तो ऑफिशियल रिसीवर लिक्विडेटर बन जाता है, ठीक है। जब वाइंडिंग अप ऑर्डर तैयार होता है तो ऑफिशियल रिसीवर यानी कि वही बंदा जो जाता है कंपनी को, देखता है कि यार कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है और इसको बंद हो जाना चाहिए, तो उसको आप उसी को आप लिक्विडेटर बना देते हो कि यार आप ही ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करो कंपनी को शट डाउन करने की, ठीक है। फिर 3 महीनों के अंदर अंदर वो बंदा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो बेसिकली जो ये जो बंदा होगा ना ऑफिशियल रिसीवर, ये वक्ती तौर पर इसको लिक्विडेटर बना दिया जाता है कि तुम जो है ना इसकी कमेंसमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये जो बंदा है यानी कि ऑफिशियल रिसीवर है, ये 3 महीने के अंदर अंदर जो है ना मीटिंग बुलाएगा कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने कंपनी के कुछ ना कुछ पैसे देने हैं, जो कंपनी कुछ ओ करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कंपनी शट डाउन होगी तो उन लोगों ने भी तो कंट्रीब्यूट करना है ना, कि कंपनी के पैसे दोगे तभी तो लोगों के आगे फर्दर आप जो डेट्स है उसको पे ऑफ कर सकोगे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरीज वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने कंपनी के पैसे देने, तो ये जो बंदा होगा ये जिन लोगों ने कंपनी के पैसे देने उन सबको बुलाएगा और उनसे कहेगा कि यार आप जो है ना अ, अब आगे फर्दर जो है ना मेरी जॉब यहीं तक थी कि मैं इस प्रोसीजर को स्टार्ट करूं और आप लोगों को बुलाऊं। अब आप लोगों का काम है कि आप एक इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर जो है ना वो हायर करो और उसको कहो कि जो प्रॉपर लिक्विडेटर काम करता है वो स्टार्ट करे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स अप्रूवल ऑफ द लिक्विडेटर सॉर्ट अगेन, इसमें क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स का अप्रूवल जो है वो मस्ट है। तो क्रेडिटर्स यानी कि कौन, जो आपने वॉलेंट्री लिक्विडेशन पढ़ी थी क्रेडिटर्स वाली, उसमें दो लोग डिसीजन लेते थे, मेंबर्स और क्रेडिटर्स। कंपलसरी में कौन लोग डिसीजंस लेते हैं यहाँ पर लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट की? कॉन्ट्रीब्यूटरीज और क्रेडिटर्स, ठीक है। और क्रेडिटर्स का वही डीम कॉन्सेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है।
और या वर्चुअल मीटिंग, वही सब कुछ है कि अगर 90% प्लस लोग एग्रीड हैं तो बस ठीक है, वही लिक्विडेटर अपॉइंट होगा जो कंट्रीब्यूटरीज ने चूज किया है। अगर वो एग्रीड नहीं है तो फिर जो क्रेडिटर्स चाहेंगे वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन लिक्विडेटर जो है वही तीन काम करेगा, कंपनी के बिजनेस को सीज करेगा। कंपनी का बिजनेस देखें यहाँ पर ऑफिशियल रिसीवर कर चुका होता है, क्योंकि जब पिटीशन फाइल होती है तो वो कर चुका होता है, तो वो स्टार्टिंग में जो है ना वो लिक्विडेटर बन जाता है। बाद में फिर वो प्रॉपर लिक्विडेटर को हायर करते हैं और वो फिर आगे फर्दर प्रोसीजर को कैरी करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड के और एसेट्स को बेचने के, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेटर्स फिर कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का फैसला था तो फिर लिक्विडेटर्स कोर्ट के पास जाती है। जो वॉलेंट्री लिक्विडेशन थी वहां पर जो लिक्विडेटर होता था वो किसके साथ मीटिंग रखता था, मेंबर्स के साथ। क्रेडिटर्स में जो है वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स दोनों के साथ फाइनल मीटिंग रखता था। यहाँ पर क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर को स्टार्ट करती है कंपल्सरी लिक्विडेशन के, तो लिक्विडेटर्स जो है वो कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। और कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करेगी कि यार कंपनी को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए, ठीक है। इसमें आप कोई रिपोर्ट सबमिट, जो लिक्विडेटर अपनी जो सारा कुछ रिपोर्ट्स होता है वो कोर्ट को सबमिट कराता है, और कोर्ट फिर आगे वाइंडिंग अप ऑर्डर या डिसॉल्विंग कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर करती है कि कंपनी को शट डाउन कर देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद द लिक्विडेटर फाइल्स द ऑर्डर एंड देयर फाइनल रिपोर्ट विद रजिस्ट्रार। लिक्विडेटर जो है वो जो ऑर्डर होता है कोर्ट ऑर्डर वो और रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को भेज देता है, ठीक है। और रजिस्ट्रार जो है वो रिपोर्ट को रजिस्टर करता है और कंपनी को जो है वो डिसॉल्व कर देता है, शट डाउन कर देता है, ठीक है। उसी वक्त कंपनी को शट डाउन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर स्लाइटली डिफरेंट है कंपल्सरी लिक्विडेशन में, ठीक है। एंड पे आके सिर्फ फाइनल रिपोर्ट की सबमिशन नहीं होती, इसमें लिक्विडेटर जो है वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में भी सबमिट कराता है। कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर या कोर्ट या ऑर्डर पास करती है कि कंपनी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। फिर लिक्विडेटर वो ऑर्डर और अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजता है, और रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्रेशन करता है। और कंपनी को जो है जब कोर्ट ने कहा होता है कि जी ये कंपनी को इस डेट पे बंद कर देना चाहिए, तो उसी डेट पे रजिस्ट्रार कंपनी को शट डाउन कर देगा। यानी कि 3 मंथ्स लेटर वाला यहाँ पर सिचुएशन नहीं है, सही है। उसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एसेट। एप्लीकेशन ऑफ एसेट का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। अभी आपने हर प्रोसीजर में देखा, हर वाइंडिंग अप में देखा कि एसेट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। अब एसेट को किस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो वो अब आप देख लें। जब आप कंपनी को शट डाउन करते हो तो कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं सबको बेच बेच देते हो, ठीक है। सबको बेच के जो आपके पास पैसे आते हैं उन पैसों को आप इन सीक्वेंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। सबसे पहले पैसे जो हैं वो आप अपने फिक्स चार्ज होल्डर्स को देते हो, यानी कि वो लोग जिन्होंने एसेट पे आप कंपनी के एसेट्स को लोन दिया था और उस पर फिक्स चार्ज लगाया था। जैसे आपने एक बैंक ने कंपनी का घर को गिरवी रखा, उस पर फिक्स चार्ज लगाया और कंपनी को लोन दिया। तो जिसने कंपनी के एसेट्स पे फिक्स चार्ज लगाया लगाया होता है सबसे पहले उसको पैसे मिलते हैं, उनका लोन रिटर्न होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जाहिर सी बात है आप लिक्विडेटर को हायर करते हो, उसको पैसे वगैरह देते होगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती होगी, वो आप इन पैसों में से वो उसको इसमें इंक्लूड करते हो। फिर आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती हैं, सैलरीज होती हैं, वेजेस होती हैं, वो आप उनको देते हो, ठीक है। और फिर फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स को, यानी कि जब जिन लोगों ने कंपनी को लोन दिया था और फ्लोटिंग चार्ज लगाया था उनके करंट एसेट्स पे, उनको आप पैसे देते हो, ठीक है। उसके बाद आप कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे देते हो, ठीक है, यानी कि जिन्होंने कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं की होती कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट। ये चीज नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखें, दो तरह के लोन्स होते हैं ना, क्रेडिटर्स दो तरह के होते हैं। यानी कि एक तो जिन्होंने कंपनी के एसेट्स पे सिक्योरिटी ली होती है, ठीक है, कि यार हम अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम इसके अगेंस्ट ये ले लेंगे, ठीक है। तो एक तो वो हो गए। एक अनसिक्योर्ड जिन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली होती कंपनी के एसेट के अगेंस्ट, जस्ट लोन दिया होता है, ठीक है। फिर पोस्ट लिक्विडेशन इंटरेस्ट अगर कोई हो वो आप पे करते हो। देन उसके बाद मेंबर्स का जो अनपेड डिविडेंड होता है वो आप उनको वापस करते हो, ठीक है। जो डिविडेंड्स अनपेड डिविडेंड्स जो रिटर्न्स आपने उनको देने होते हैं वो आपने नहीं दिए होते, वो आप वापस करते हो। उसके बाद आप फिर कैपिटल वापस करते हो। और कैपिटल सबसे पहले आप किसको वापस करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आपको याद होगा हमने बात की थी रिटर्न ऑफ कैपिटल में, ठीक है। डिविडेंड और कैपिटल अलग चीज होती है। कैपिटल का मतलब होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो, डिविडेंड का मतलब होता है उसके अगेंस्ट जो आपका रिटर्न है वो। तो पहले आप डिविडेंड्स जो आपने नहीं जो डिक्लेयर किए हुए थे कि हम आपको देंगे और आपने नहीं दिए वो आप दोगे। फिर उसके बाद आप कैपिटल भी वापस करोगे, इन्वेस्टमेंट भी। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे, फिर ऑर्डिनरी को। ऑर्डिनरी को दोगे और फिर भी अगर कुछ पैसे बच गए तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जो सरप्लस है वो आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को उसमें भी वो उनकी
हिस्सा होता है, ठीक है, अगर कुछ पैसे बच जाए। प्रेफरेंस को बाद में, प्रेफरेंस नहीं हिस्सा लेते, सिर्फ ऑर्डिनरी लेते हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप पैसों को वापस करोगे। तो ये सारा जो है हमारा लिक्विडेशन का प्रोसीजर था।